हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल NF टू सक्सेस पर। हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास में मौर्योत्तर काल अब करने जा रहे हैं। आज हम लोग उसमें जो है आज हम लोग प्रश्न संख्या 1 से 30 तक करेंगे व्याख्या के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक ने सीसे के सिक्के जारी किए थे? ऑप्शन नंबर ए स्ट्रैटो द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी स्ट्रैटो प्रथम, ऑप्शन नंबर सी डेमेट्रियस, ऑप्शन नंबर डी मिनांडर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए स्ट्रैटो द्वितीय। स्ट्रैटो द्वितीय जो है हिंद यवन शासक था जिसने सीसे के सिक्के जारी किए थे। जिसकी व्याख्या देखते हैं। स्ट्रैटो द्वितीय ने सीसे के सिक्के जारी किए थे। इस हिंद यवन शासक का शासन 25 ईसा पूर्व से 10 ईस्वी तक माना जाता है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित शासकों में से किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं? ऑप्शन नंबर ए हुविस्क, ऑप्शन नंबर बी कनिष्क, ऑप्शन नंबर सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर डी अगाथोक्लिज। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अगाथोक्लिज। अगाथोक्लिज के सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं। जिसकी व्याख्या देखते हैं। अफगानिस्तान के ए खानम से अगाथोक्लिज के सिक्के प्राप्त हुए हैं जिन पर वासुदेव, कृष्ण और संकर्षण का चित्र उकेरा गया है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था? ऑप्शन नंबर ए बिंबिसार, ऑप्शन नंबर बी गौतम बुद्ध, ऑप्शन नंबर सी मिलिंद, ऑप्शन नंबर डी प्रसेनजीत। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी मिलिंद। मिलिंद जो है इन तीनों के समसामयिक नहीं थे। जिसकी व्याख्या देखते हैं। बिंबिसार 544 से 492 ईसा पूर्व मगध साम्राज्य की मेहता का वास्तविक संस्थापक था। वह हर्यक कुल से संबंधित था। प्रसेनजीत कोसल महाजनपद का राजा था। वह महात्मा बुद्ध का समकालीन था। गौतम बुद्ध 563 से 483 ईसा पूर्व ने बौद्ध धर्म का प्रवर्तन किया। मिनांडर, जिसे मिलिंद के नाम से भी जाना जाता है, उत्तर भारत में इंडो ग्रीक राजा था। इसका समय 155 अथवा 165 से 130 ईसा पूर्व था। इस प्रकार बिंबिसार, गौतम बुद्ध एवं प्रसेनजीत तीनों समकालीन थे जबकि मिलिंद इनका समसामयिक नहीं था। प्रश्न नंबर 4, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? ऑप्शन नंबर ए काठियावाड़ के रुद्रदामन के, ऑप्शन नंबर बी अशोक के, ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र प्रथम के, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए काठियावाड़ के रुद्रदामन के। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना काठियावाड़ के रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। जिसकी व्याख्या देखते हैं। रुद्रदामन 130 से 150 ईस्वी का जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में गिरनार पर्वत पर प्राप्त हुआ है। ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण संस्कृत भाषा का यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है। इस अभिलेख में संस्कृत काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 5, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? ऑप्शन नंबर ए जूनागढ़, ऑप्शन नंबर बी भीतरी, ऑप्शन नंबर सी नासिक, ऑप्शन नंबर डी सांची। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए जूनागढ़। जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। गुजरात के जूनागढ़ से रुद्रदामन का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह जिस शिला पर उत्कीर्ण है उसी पर अशोक के 14 प्रज्ञापनों की एक प्रति तथा स्कंदगुप्त के 2 लेख भी खुदे हुए हैं। यह विशुद्ध संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। इसमें रुद्रदामन की वंशावली, विजयों, शासन, व्यक्तित्व आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। प्रश्न नंबर 6, बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया? ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर बी बिंदुसार, ऑप्शन नंबर सी अशोक, ऑप्शन नंबर डी रुद्रदामन प्रथम। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी रुद्रदामन प्रथम। रुद्रदामन प्रथम ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया। व्याख्या देखते हैं। जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि रुद्रदामन ने गिरनार के निकट सुदर्शन झील की मरम्मत बिना बेगार लिए ही करवाई थी, जो कि मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर बनवाई गई थी। प्रश्न नंबर 7, कार्दमक क्षत्रपों ने निम्नलिखित में से किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किया? ऑप्शन नंबर ए ताम्र, ऑप्शन नंबर बी रजत, ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन, ऑप्शन नंबर डी स्वर्ण। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए ताम्र। कार्दमक क्षत्रपों ने ताम्र धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए। जिसकी व्याख्या देखते हैं।
कार्दमक वंशीय शासकों की मुद्राओं को दो बड़े वर्ग में विभाजित किया जाता है। प्रथम वर्ग के अंतर्गत उन रजत मुद्राओं को रखा जाता है जो शहराद वंशीय रजत मुद्राओं की निरंतरता का आभास कराते हैं। द्वितीय वर्ग के अंतर्गत पोटीन निर्मित सिक्कों को रखा जाता है। कार्दमक शासन चस्टन ने रजत एवं ताम्र दोनों धातुओं की मुद्राएं चलाई। प्रश्न में अति दुर्लभ सिक्कों के बारे में पूछा गया है। इसका सही उत्तर ताम्र होगा, क्योंकि कार्दमक वंशियों ने ताम्र की बहुत कम मुद्राएं चलवाईं। प्रश्न नंबर 8, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1, सूची 2। ए डिमेट्रियस, उसके सामने दिया है पहलव। बी रुद्रदामन, उसके सामने दिया है कुषाण। सी गोंडोफर्नेस, उसके सामने दिया है हिंद यूनानी। डी विम, उसके सामने दिया है शक। तो चलिए मैच करते हैं, मिलान करते हैं। डिमेट्रियस जो था हिंद यूनानी शासक था, रुद्रदामन जो था वो शक शासक था, गोंडोफर्नेस जो था वो पहलव शासक था, और विम कडफिसेस जो थे वो कुषाण शासक थे। तो चलिए कैसे मिलान करते हैं। ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। 3 4 1 2 जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा सही उत्तर होगा। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। 3 4 1 2, ऑप्शन सी देखिए 3 4 1 2। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3 4 1 2। व्याख्या देख लेते हैं। डिमेट्रियस हिंद यूनानी, रुद्रदामन शक, गोंडोफर्नेस पहलव, विम कुषाण। ठीक है। प्रश्न नंबर 9, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था। ऑप्शन नंबर ए इंडो ग्रीकों ने, ऑप्शन नंबर बी कुषाणों ने, ऑप्शन नंबर सी शकों ने, ऑप्शन नंबर डी प्रतिहारों ने। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कुषाणों ने। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था कुषाणों ने, और सोने के भी सिक्के जारी किए थे कुषाणों ने। व्याख्या देखते हैं। उत्तर पश्चिम भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन इंडो ग्रीक हिंद यवन राजाओं ने करवाया था, जबकि इन्हें नियमित एवं पूर्ण रूप से प्रचलित करवाने का श्रेय कुषाण शासकों को जाता है। कुषाण शासकों ने स्वर्ण एवं ताम्र दोनों ही प्रकार के सिक्कों को व्यापक पैमाने पर प्रचलित किया था। प्रश्न नंबर 10, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए। ऑप्शन नंबर ए सातवाहन, ऑप्शन नंबर बी शक, ऑप्शन नंबर सी कुषाण, ऑप्शन नंबर डी पार्थियन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कुषाण। कुषाणों ने जो है नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे। स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन इंडो ग्रीक हिंद यवन राजाओं ने करवाया था, जबकि उन्हें नियमित एवं पूर्ण रूप से प्रचलित करवाने का श्रेय कुषाण शासकों को ही जाता है। ठीक है। और कुषाण शासकों ने स्वर्ण एवं ताम्र दोनों ही प्रकार के सिक्के चलवाए थे। प्रश्न नंबर 11, बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है। ऑप्शन नंबर ए विम कडफिसेस, ऑप्शन नंबर बी कनिष्क, ऑप्शन नंबर सी नहपाण, ऑप्शन नंबर डी बुद्धगुप्त। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कनिष्क। कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन मिलता है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। कुषाण शासक कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन मिलता है। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए कुजुल कडफिसेस, ऑप्शन नंबर बी विम कडफिसेस, ऑप्शन नंबर सी कनिष्क प्रथम, ऑप्शन नंबर डी हुविस्क। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी विम कडफिसेस। विम कडफिसेस को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है। कुजुल कडफिसेस ने जो है तांबे के सिक्के चलवाए थे। जिसकी व्याख्या देखते हैं। कुषाण शासकों में विम कडफिसेस ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे, अतः विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था। ऑप्शन नंबर ए विम कडफिसेस ने, ऑप्शन नंबर बी कुजुल कडफिसेस ने, ऑप्शन नंबर सी कनिष्क ने, ऑप्शन नंबर डी हर्मवीज ने। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए विम कडफिसेस ने। विम कडफिसेस ने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था। व्याख्या देखते हैं। कुषाण वंशीय विम कडफिसेस, जो कि कनिष्क प्रथम का पिता भी था, ने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था, जबकि कुजुल कडफिसेस ने तांबे के सिक्के प्रचलित कराए थे। प्रश्न 14, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया। ऑप्शन नंबर ए पुष्यमित्र सुंग, ऑप्शन नंबर बी मीनांडर, ऑप्शन नंबर सी विम कडफिसेस, ऑप्शन नंबर डी गौतमी पुत्र सातकर्णी,
ऑप्शन नंबर ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी विम कटफिशेस। विम कटफिशेस ने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया। जैसे व्याख्या देखते हैं, कुषाण शासकों द्वारा व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ करना भारतीय उपमहाद्वीप में उनका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था। कुषाण शासक विम कटफिशेस को स्वर्ण मुद्राओं के प्रचलन का श्रेय प्राप्त है। प्रश्न नंबर 15, यौधेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? ऑप्शन नंबर ए वासुदेव, ऑप्शन नंबर बी मित्र, ऑप्शन नंबर सी इंद्र, ऑप्शन नंबर डी कार्तिकेय। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी कार्तिकेय। यौधेय सिक्कों पर कार्तिकेय देवता का अंकन मिलता है। चलिए व्याख्या देखते हैं। यौधेयों का प्रमाण पुराण, अष्टाध्यायी तथा बृहद संहिता इत्यादि ग्रंथों से प्राप्त होता है। इनका साम्राज्य दक्षिण पूर्वी पंजाब तथा राजस्थान के बीच था। इनके सिक्कों पर कार्तिकेय का अंकन मिलता है। प्रश्न नंबर 16, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? ऑप्शन नंबर ए 78 ईस्वी सन, ऑप्शन नंबर बी 81 ईस्वी सन, ऑप्शन नंबर सी 98 ईस्वी सन, ऑप्शन नंबर डी 121 ईस्वी सन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 81 ईस्वी सन। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि है 81 ईस्वी सन। 78 ईस्वी सन जो है कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि है। व्याख्या देखते हैं। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध अभिलेख की तिथि 81 ईस्वी सन है। यह प्रतिमा मथुरा से लाकर कनिष्क के राज्यारोहण 78 ईस्वी सन के तीसरे वर्ष सारनाथ में स्थापित की गई थी। प्रश्न नंबर 17, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ? ऑप्शन नंबर ए 178 BC, ऑप्शन नंबर बी 101 AD, ऑप्शन नंबर सी 58 BC, ऑप्शन नंबर डी 78 AD। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 78 AD। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक 78 AD में हुआ था। जैसे व्याख्या देखते हैं। कनिष्क के राज्याभिषेक की तिथि अत्यंत विवादास्पद है। इस समस्या पर विचार करने के लिए वर्ष 1913 तथा वर्ष 1960 में लंदन में 2 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किए गए। द्वितीय सम्मेलन में आम सहमति 78 ईस्वी सन के पक्ष में ही बनी। इसी समय से शक संवत का प्रारंभ माना गया है। प्रश्न नंबर 18, शक संवत कब प्रारंभ किया गया? ऑप्शन नंबर ए 58 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 78 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 320 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी 606 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 78 ईस्वी। शक संवत 78 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। व्याख्या देखते हैं। जैन ग्रंथों के अनुसार विक्रमादित्य 57 ईसा पूर्व के उत्तराधिकारी को 135 विक्रम संवत में शकों ने पराजित कर उसके उपलक्ष्य में एक शक संवत चलाया था। इस प्रकार इसकी प्रारंभिक तिथि 135 - 57 = 78 ईस्वी आती है। अधिकांश इतिहासकारों ने कुषाण शासक कनिष्क को इसका प्रवर्तक माना है। प्रश्न नंबर 19, विक्रम एवं शक संवतों में कितना अंतर वर्षों में है? ऑप्शन नंबर ए 57 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 78 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 135 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 320 वर्ष। तो विक्रम एवं शक संवत में जो अंतर है वर्षों का वो है 135 वर्ष। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 135 वर्ष। व्याख्या देखते हैं। वर्तमान कैलेंडर से 57 जोड़ देने पर विक्रम संवत प्रारंभ 57 ईसा पूर्व तथा 78 घटा देने पर शक संवत प्रारंभ 78 ईस्वी प्राप्त होता है। अर्थात 2019 विक्रम संवत 2019 + 57 = 2076 तथा शक संवत 2019 - 78 = 1941 है। अतः विक्रम संवत और शक संवत में अंतर 2076 - 1941 = 135 वर्ष। अतः विकल्प सी सही उत्तर है। कोई भी ईयर ले लीजिए, उसमें अगर आप 57 जोड़ देंगे तो आपको विक्रम संवत मिल जाएगा। अगर 78 घटा देंगे तो आपको शक संवत मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 20, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है? ऑप्शन नंबर ए 22 मार्च अथवा 21 मार्च, ऑप्शन नंबर बी 15 मई अथवा 16 मई, ऑप्शन नंबर सी 31 मार्च अथवा 30 मार्च, ऑप्शन नंबर डी 21 अप्रैल अथवा 20 अप्रैल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 22 मार्च अथवा 21 मार्च। व्याख्या देखते हैं। चैत्र भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम माह होता है। राष्ट्रीय कैलेंडर की तिथियां ग्रेगोरियन कैलेंडर की तिथियों से स्थायी रूप से मिलती जुलती है। सामान्यतः एक चैत्र 22 मार्च को होता है और लीप वर्ष में 21 मार्च को। प्रश्न नंबर 21, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? ऑप्शन नंबर ए 78 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 57 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर सी 72 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर डी 56 ईसा पूर्व। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 57 ईसा पूर्व। विक्रम संवत जो है 57 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ।
व्याख्या देखते हैं। विक्रम संवत के दो अन्य नाम भी मिलते हैं, कृत संवत तथा मालव संवत। जैन साहित्य में महावीर के निर्वाण तथा विक्रम संवत के बीच 470 वर्षों का अंतर पाया जाता है। महावीर की निर्वाण तिथि 527 ईसा पूर्व मानी जाती है। तदनुसार विक्रम संवत के प्रारंभ की तिथि 527 माइनस 470 ईसा पूर्व इक्वल 57 ईसा पूर्व निर्धारित होती है। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? ऑप्शन नंबर ए 1931, ऑप्शन नंबर बी 1952, ऑप्शन नंबर सी 2066, ऑप्शन नंबर डी 2087। तो इसमें ये बताना है कि 2009 में जो है शक संवत कौन सा होगा। तो मैंने बताया था कि अगर आपको शक संवत चाहिए तो इसमें से जो है आप 78 घटा दीजिए तो आपको शक संवत मिल जाएगा। तो आप देख लीजिए, 9 में से 8 घटा दीजिए 1 हो जाएगा, और 10 में से 7 घटा दीजिए 3 हो जाएगा, और ये 9 हो जाएगा, और ये 1931। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1931। तो अगर आपको कभी भी शक संवत निकालना हो तो 78 घटा दीजिएगा, अगर विक्रम संवत निकालना हो तो 57 उसमें जोड़ दीजिएगा, तो विक्रम संवत मिल जाएगा आपको। व्याख्या देख लीजिए, दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष 2009 माइनस 78 इक्वल 1931 होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में जो है इसको और आगे हम लोग कवर करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर नहीं पसंद आ रहा है तो आप डिसलाइक कर दीजिए और कमेंट करके बता दीजिए कि आपको क्यों अच्छा नहीं लग रहा है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।